गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने कल की क्लास में आपको सामान्य परिचय के अंतर्गत साझेदारी के प्रकार समझाए थे कि साझेदारी फर्म के कितने प्रकार की हो सकती है, उसी क्रम में हम आज आगे आपको साझेदारी संलेख के बारे में और साझेदारी संलेख के अभाव में क्या प्रावधान लागू हो सकते हैं उनके बारे में समझाएंगे। साझेदारी संलेख क्या है? सबसे पहली चीज, साझेदारी संलेख साझेदारों के मध्य जो लिखित समझौते होते हैं। मैंने आपको बताया था कल कि साझेदारी संलेख लिखित और मौखिक हो सकता है, लेकिन एक अच्छे व्यापार के लिए और वैधानिक व्यवस्थाओं के लिए लिखित समझौता ही सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। तो इस लिखित समझौते के अंतर्गत साझेदारी फर्म का नाम पता, साझेदारों के नाम पते, साझेदारी फर्म का कार्यक्षेत्र अर्थात व्यवसाय का कार्यक्षेत्र क्या होगा, साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी क्या होगी, उस पूंजी पर क्या ब्याज दिया जा सकता है और अधिकतम कितना ब्याज दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त साझेदारों के द्वारा आहरित की गई राशि तथा आहरण पर फर्म द्वारा वसूल किए जाने वाले ब्याज के बारे में जानकारी हो तथा साझेदारों को यदि कोई वेतन, बोनस, कमीशन देने का प्रावधान हो अर्थात उनके द्वारा कुछ अतिरिक्त परिश्रम किए जाने पर यदि कोई अन्य पारिश्रमिक का प्रावधान हो तो उसका उल्लेख भी साझेदारी संलेख में किया जाता है। इसके अतिरिक्त साझेदारों की पुस्तकें रखने की विधि अर्थात पूंजी खाते रखने की कौन सी विधि अपनाई जाएगी, साझेदारी खातों के अंकेक्षण कैसे होंगे, किन समय पे किए जाएंगे, साझेदारी व्यवसाय की समयावधि क्या होगी, साझेदारों के बीच में लाभानी का बंटवारा किस अनुपात में किया जाएगा, यदि फर्म को साझेदार ऋण देते हैं तो उस ऋण पर ब्याज का प्रावधान क्या होगा। इसके अतिरिक्त जब आवश्यकता हो तो नए साझेदार के प्रवेश पर क्या व्यवस्था होगी, नए साझेदार के प्रवेश की स्थिति में ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा, संपत्ति दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा, अवकाश ग्रहण करने की स्थिति में या किसी साझेदार के निवृत्त होने पर अर्थात कार्य के अयोग्य होने पर जब उसे हटाया जाए या उसकी मृत्यु होने की स्थिति में व्यवस्थाएं क्या होगी, फर्म के समापन पर व्यवस्थाएं किस प्रकार से होगी, और यदि फर्म के समापन की स्थिति में यदि कोई साझेदार दिवालिया होता है तो दिवाली की स्थिति में जब फर्म के समापन पर दिवालिया हो तो गार्नर वर्सेस मरे नियम लागू होगा या नहीं। ये गार्नर वर्सेस मरे नियम फर्म के समापन की स्थिति में बताया जाएगा। इन सब चीजों को इस साझेदारी संलेख में दर्शाया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई समझौता अगर साझेदारों के बीच हो तो उसे साझेदारी संलेख में निर्धारित किया जाता है। यदि किसी फर्म ने साझेदारी संलेख का निर्माण नहीं किया हो तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू होंगे। ये बताया गया है कि यदि साझेदारी संलेख का अभाव हो, जब किसी प्रकार का कोई विवाद हो और विवाद की स्थिति में संलेख का अभाव माना जाए तो वह भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू होते हैं, जिसके अनुसार सबसे पहली बात, किसी भी साझेदार को पूंजी पर किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं दिया जाता, किसी भी साझेदार से आहरण पर ब्याज वसूल नहीं किया जाता, किसी भी साझेदार को कोई वेतन, बोनस, कमीशन या अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। इसके अलावा जो लाभ हानि का विभाजन है उसे सभी साझेदारों में बराबर किया जाता है। यहाँ एक बात और समझनी चाहिए कि यदि किसी साझेदार ने ऋण दिया हो तो उस पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार अधिकतम ब्याज की दर 6% वार्षिक, 6% प्रतिवर्ष अधिकतम दी जा सकती है ब्याज की दर साझेदारी संलेख के अभाव में। इसके अतिरिक्त यदि प्रत्येक साझेदार को फर्म की पुस्तकें देखने का अधिकार होता है, ये अधिकार साझेदारी संलेख की स्थिति में भी दिया जा सकता है और साझेदारी संलेख के अभाव में भी दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो पूंजी खाते मैंने आपको बताया इसमें कि साझेदारों के पूंजी खाते व्यवसाय के अंतर्गत जो रखे जाते हैं उस पुस्तकों की विधि कौन सी होगी, तो पूंजी खाते
साझेदारों से संबंधित पूंजी का एवं साझेदारों के अन्य लेन देन जिसके व्यक्तिगत व्यवहार जैसे पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन, लाभ हानि में हिस्सा इत्यादि की जानकारी के लिए पूंजी खाते तैयार किए जाते हैं। ये पूंजी खाते दो विधियों से रखे जाते हैं। नंबर 1 स्थिर पूंजी पद्धति, नंबर 2 परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। स्थिर पूंजी पद्धति जिसमें पूंजी स्थिर रहती है, अर्थात पूंजी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना, अर्थात साझेदार अपनी पूंजी निश्चित रखते हैं और पूंजी के अतिरिक्त अन्य होने वाले व्यवहारों को वे दूसरा खाता जो रखा जाता है इस पूंजी पद्धति में, चालू खाता, उसके अंतर्गत उसको दर्शाया जाता है। इसके बारे में अभी हम पूर्व में साझेदारी संलेख के बारे में हमने बात की। साझेदारी संलेख की व्यवस्था के बाद साझेदारों के पूंजी खाते किस आधार पर बनाए गए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। जब साझेदार अपनी पूंजी को स्थिर रखना चाहते हैं, अर्थात पूंजी जितनी लगाई जाए या पूंजी के रूप में जो राशि विनियोजित की जाए वह स्थिर रखनी हो, तो स्थिर पूंजी पद्धति अपनाई जाती है जो अपरिवर्तनशील भी कहलाती है। इसे हम फिक्स कैपिटल मेथड कहते हैं। जबकि उनके द्वारा लगाई गई पूंजी में अगर किसी प्रकार की कोई कमी या वृद्धि होती है और उसे दर्शाया जाए तो उसके लिए परिवर्तनशील पूंजी विधि अपनाई जाती है, जिसे हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहते हैं। इस स्थिर पूंजी पद्धति के अंतर्गत चूंकि जहां पूंजी को स्थिर रखना है, दो प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। नंबर 1 पूंजी खाता जिसे कैपिटल अकाउंट कहते हैं, नंबर 2 चालू खाता। नंबर 1 पूंजी खाते के रूप में कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, नंबर 2 चालू खाते के रूप में करंट अकाउंट तैयार किया जाता है। पूंजी खाते में साझेदारों द्वारा विनियोजित पूंजी को दर्शाया जाता है। हाँ, यदि साझेदार ने अपनी इस पूंजी में कोई अतिरिक्त वृद्धि की है या पूंजी को विड्रॉ किया है, पूंजी को आहरित किया है, तो उसे आप इस कैपिटल अकाउंट में दर्शा सकते हैं, पूंजी में होने वाली कमी और वृद्धि को। जबकि अन्य सभी लेन देन जो साझेदार के व्यक्तिगत लेन देन होते हैं, जैसे पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, आहरण, वेतन, बोनस, कमीशन, लाभ हानि में हिस्सा, उन सब के लिए करंट अकाउंट दर्शाया जाता है। इस पूंजी खाते का सदैव क्रेडिट पक्ष बड़ा होता है, जबकि करंट अकाउंट का क्रेडिट या डेबिट कोई भी पक्ष बड़ा हो सकता है। इस करंट अकाउंट में जो साझेदार की पूंजी में वृद्धि करते हैं उन सभी यानी साझेदार को मिलने वाली सभी राशियों को क्रेडिट पक्ष में तथा साझेदार द्वारा आहरित की गई या पूंजी में कमी की जाने वाली मदों को डेबिट पक्ष में दर्शाया जाता है। जैसा कि इस फॉर्मेट में आपको समझाया गया है कि करंट अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। साझेदार को मिलने वाला वेतन, पूंजी पर ब्याज, लाभ हानि में हिस्सा क्रेडिट पक्ष में है, जबकि साझेदार के आहरण पर ब्याज, लाभ हानि में हिस्सा डेबिट पक्ष में दर्शाए जाते हैं। जब साझेदार की पूंजी में किसी प्रकार की स्थिरता न हो, अर्थात पूंजी परिवर्तनशील रहे, तो वहां केवल एक खाता तैयार किया जाता है जिसे हम पूंजी खाता कहते हैं। जो मदें इस पूंजी खाते और करंट अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में आती है, वो सभी मदें इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में दर्शाई जाती है। ठीक इसी प्रकार जो इसके डेबिट पक्ष में आती है तथा करंट अकाउंट के डेबिट में आने वाली मदों को कैपिटल अकाउंट के डेबिट पक्ष में दर्शाया जाता है। इस खाते की सबसे बड़ी विशेषता, जो पूंजी प्रारंभ में होती है वह पूंजी अंत में रहे ऐसा कोई निश्चित नहीं है, ये बदलाव आता ही रहता है। साझेदारों को मिलने वाला ब्याज पूंजी पर, उनका वेतन, कमीशन, बोनस, वेतन, ठीक है, इसके अतिरिक्त उनका लाभ में हिस्सा क्रेडिट पक्ष में तथा डेबिट पक्ष में आहरण पर ब्याज, हानियों में हिस्सा दर्शाया जाता है। इस कैपिटल अकाउंट का जो सबसे बड़ा मुख्य अंतर है, स्थिर पूंजी में पूंजी जितनी प्रारंभ में होती है सामान्यतः उतनी पूंजी ही अंत में रहती है, यदि किसी प्रकार की कोई अतिरिक्त पूंजी नहीं लगाई जाए या आहरित नहीं की जाए तो। जबकि परिवर्तनशील पूंजी में प्रारंभिक और अंतिम पूंजी में बदलाव होता है। स्थिर पूंजी में दो खाते हमने बनाए, जबकि इस परिवर्तनशील पूंजी पद्धति की स्थिति में केवल एक खाता ही तैयार किया जाता है।
पूंजी खाते के साथ मैं आपको एक और अच्छी जानकारी दूं कि इस वीडियो के साथ ही इनसे संबंधित PDF फाइल हमने अतिरिक्त अपलोड की है, जिसे आप लोग यूज कर सकते हैं, आपके फेवर में रहे। धन्यवाद।